अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम मेवान से वाम तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, एक शेर है जो मुझे कल से याद आ रहा है और वो आज याद आया तो मैंने आज लिख के रख लिया कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो जो कल से और आज तक ये जो पीडीएम की सारी एक्टिविटीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने इनका आज का इवेंट है जो कि एक लोग जो आज़ाद ज़रा हैं वो भी उसको कोई इतना ज़्यादा कामयाब करार नहीं दे रहे हैं। तो ये शेयर इसलिए उस पर फिट आता है कि आप कहीं अपने आप को जमा ही नहीं पा रहे। मतलब एक इररेलेवेंट शो था, एक हाईजैक करने की कोशिश थी। ईसीपी का पे जो फॉरेन फंडिंग का मामला है, जो पीटीआई को लेकर है, वो 7 साल पहले किसी और ने जमा कराया था एक एप्लीकेशन वहां पर देके। आपका इससे कोई लेना देना था ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने करना था आपने वो शौक पूरा कर लिया, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ। अब जो ईसीपी की जानिब से जवाब आया, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि हमें कौमी इदारा अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों का पूरा पूरा एहसास करता है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम किसी दबाव में आए बगैर हमने ये फैसला किया है कि हम इसको पूरा मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ जो स्क्रूटनी कमेटी का जो इजलास होता है वो अब हर हफ्ते में 3 दिन वो इजलास बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो सिर्फ पीटीआई का नहीं है, पीटीआई का अलग है। उसके बाद पीटीआई ने फरूख हबीब साहब ने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लिए भी जमा कराया हुआ है। तो अब इजलास अगर स्क्रूटनी के बुलाए जाएंगे और 3 हफ्ते में 3 दिन बुलाए जाएंगे तो फिर तीनों पार्टीज भुगताई जाएंगी। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको प्रेशर में करने की भी एक टैक्टिक है, लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ ब्रॉडशीट का मामला है जिसपे आज फिर वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चीजों को पब्लिक भी किया है, कोर्ट के फैसले को पब्लिक किया है। अब असल तायुन ये करना है जिसपे कमेटी भी बनाई गई है, टीओआर्स भी आज बताए गए हैं कि जी वो बना लिए गए हैं कि जिम्मेदारों का तायुन करना है और फिर उनके खिलाफ एक्शन होता है नहीं होता, किस तरह से होता है। इन चीजों पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट एंकर, आज न्यूज पे होते हैं, एंकर पर से अपना प्रोग्राम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। असद खरल साहब लाहौर स्टूडियो में हमारे पास मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम असद खरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। ब्रिगेडियर हारिस तवाज साहब रिटायर्ड हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, अगर आप दोनों की इजाजत हो तो ब्रिगेडियर साहब से शुरू कर लें, आप मना तो करेंगे नहीं इस बात पे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जरा ये बताएं कि ये जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो पीडीएम ने एक इवेंट किया जिसको आज़ाद जराए भी ये कह रहे हैं कि कोई खातर मतलब कोई जिसको कहना चाहिए कि कोई किसी किस्म का कामयाब या अपीलिंग नहीं था, किस तरह से आप देखते हैं। और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उन्होंने कहा कि हफ्ते में 3 दिन अब स्क्रूटनी के इजलास हुआ करेंगे। जब 3 दिन होंगे तो सिर्फ पीटीआई के लिए तो नहीं होंगे, फिर वो पीपल्स पार्टी के लिए भी होंगे और वो पीएमएलएन के लिए भी होंगे। देखिए नादिया, इतनी शोर दे रहे हैं कि ये पूछेंगे केस है। 4 साल इस दौरान 14 से लेकर जो गवर्नमेंट रही है पीएमएलएन की किया अपनी मर्जी के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद इनके अपने लोग, उसके बाद 4 साल आपने क्यों डिसीजन नहीं लिया। गुस्सा लोग हैं इन अपनी हुकूमत इनके खिलाफ केस है, उस वक्त तो आपकी हुकूमत ही आपके खिलाफ पीटीआई के खिलाफ केस है, क्यों नहीं किया। मुझे इस बात की हैरानी होती है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और आज आके धरने आ रहे मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग मोटे हलवे खा खा के मुल्क को तबाह कर रहे हैं जिस हाल में जा रहे हैं। इनको कोई एहसास है? और महमूद अचकदरी जो जाके वहां पर बात धरने की कर रहा है और उसको मौलाना मुफ्ती महमूद को इंस्टिगेट करा और फतवा दें कि गवर्नमेंट के गोदामों से हम लूट मार शुरू कर लें गले की। ये मुल्क में क्या कर रहे हैं? ये पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में खाते हैं, पाकिस्तान में पीते हैं, पूरे खानदान उन्होंने सरकारी मुलाजमतें पीएम एमएनए एमपी हैं, अफगानियों की बोरे बोलते हैं, फेंसिंग को उड़ाने की बातें करते हैं। क्या ये बात करते हैं? आई थिंक गवर्नमेंट को इनके खिलाफ नोटिस लेने की बात है। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप डिटरेंस नहीं करेंगे तो ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं। दे नीड टू बी रेन्ड। ये एक बहुत जरूरी है। ये पंजाब में जाते हैं तो पंजाब के खिलाफ बात करते हैं, कराची आते हैं तो उर्दू जुबान के बारे में बात करते हैं, कोयटा में होते हैं तो वहां बलोचिस्तान को अलहदगी की बातें करते हैं और वहां फेंसिंग उखाड़ने की बात करते मैं हैं। इसको कंटिन्यू आज वो करूंगी, बात जो सुनती है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। आपकी बात वापस आती है। शौकत पराचा साहब, ये बताइए पीडीएम की अपनी ट्रांसपोर्ट कहाँ रह गई और चलती बस में चढ़ रहे हैं। मैं तो हैरान हो रहा हूँ, आपने इलेक्शन कमीशन का एलामिया नहीं सुना? मैंने तो पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि 3 दिन मसलसल हेयरिंग हुआ करेगी। मैंने भी पढ़ा है, आपने नहीं सुना? पढ़ा है ना? आपने नहीं सुना? नहीं सुने ना, आपने पढ़ा है ना?
तो पीटीएम की इतनी बड़ी आज जीत हुई है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई कि जो केस एक 6 साल से पेंडिंग है, किसी ने सबमिट किया हो, किसी की बस हो, लेकिन एक पेंडिंग फॉर जस्टिस एक चीज़ है, वो चाहे पीपल्स पार्टी के बारे में है, वो नून सही है, लीग के सही बारे में है, वो पीटीआई के बारे में है, लेकिन जो एविडेंसेस मिलती हैं, यानी 6 साल तक डिले कौन करवाता रहा? हाई कोर्ट का स्टे हो रहा है, इट्स अ लीगल डिस्कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी थी, कोई डर नहीं था, तो फिर टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपने की बजाय उसको कॉन्फ्रंट किया जाता। आज जो हुआ, मुझे नहीं पता कि पीडीएम के इस एहतजाज के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये माइंड अप बनाया या नहीं, लेकिन आज ये लग रहा है कि पीडीएम ने जोर डाला, एहतजाज किया और इलेक्शन कमीशन ने मजबूर होकर अब कह दिया कि डे टू डे हियरिंग होगी थ्राइस अ वीक। वैसे तो 5 दिन है हफ्ते में और 2 दिन छुट्टी होती है, तो 3 दिन अगर होती है हेयरिंग तो मेरा ख्याल है ये बिग डेवलपमेंट है। और वाकई अगर कहीं एनॉमली है, कोई इसमें ऑब्जेक्शंस हैं, मैं नहीं जाता कि इसराइल की फंडिंग हुई, मैं नहीं जाता इस बात पे कि बीजेपी की फंडिंग हुई, मोदी ने फंडिंग की, मैं कह रहा हूं कि जो हमारा लॉ है उसका एहतराम किया गया। जब आप पे इल्जाम लगाए तो फिर आपने क्लियर करना है। एक बर्डन। काश ये इलेक्शन कमीशन यही एलामिया पहले दे देता, यानी 2 हफ्ते पहले दे देता, 1 हफ्ता पहले दे देता। आज जैसे ही उधर बाहर तकरीरें हो रही थी, आपने ये एलामिया जारी किया, इससे सीधा सीधा रिलेशनशिप बंद है या नहीं है मैं नहीं कह रहा, हो सकता है पहले से डिसाइड हो। आपका पॉइंट मैं लेकिन समझ रही इट्स अ बिग डेवलपमेंट। ठीक है असद खरल साहब, शौकत बराचा का पॉइंट ये, आपका पॉइंट ये है कि बहरहाल जो पीडीएम का आज का इवेंट था वो प्रेशराइज करने में कामयाब हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उसी वजह से उन्होंने फौरी तौर पे अपना एक एलामिया जारी कर दिया कि जी आप फिक्र ना करें, हम हफ्ते में 3 दिन स्क्रूटनी का इजलास बुलाएंगे और इन केसेस को निपटाएंगे। खरल साहब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 7 साल से अगर एक केस पड़ा हुआ है और आज अगर एहतजाज से उनको एलामिया जारी करना पड़ा है तो 7 साल में भी वो कर सकते थे। लेकिन इसमें अहम पहलू जो है ना, इसमें यह है कि 2014 में ये नून लीग या पीपल्स पार्टी की जानब से नहीं इलेक्शन कमीशन से रजू किया गया, ये पीटीआई के अपने ही एक बंदे थे, उनकी जानब से ये दरखास्त दी गई 2014 में। 2017 के अंदर हनीफ बासी की जो केस है उसके अंदर एक फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। उसके अंदर ये डिटरमिन कर दिया गया कि जो फॉरेन फंडिंग के मामलात हैं उसकी तहकीकात, उसका इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बजाय हुकूमत पाकिस्तान जो सिटिंग गवर्नमेंट होगी उसके पास इख्तियार होगा। उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, 17 के अंदर फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इनके पास बड़ा एक जवाब था कि चूंकि जनाब अब अदालत उज़्मा ने फैसला कर दिया है तो उसकी कंप्लायंस के अंदर हम पीटीआई की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात कर रहे हैं। वजारत दाखिला ने तहकीकात करनी होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास फॉरेन फंडिंग के तहकीकात का, इन्वेस्टिगेशन का या उसके हवाले से एक्शन लेने का कोई इख्तियार है ही नहीं। ये प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहकीकात कर सकता है, जो कि सिक्योरिटी कमेटी 3 जमातों के केस को देख रही है। उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें नून लीग भी है जिनके खिलाफ 17 में केसेस दाखिल हुए और 2014 से पीटीआई का केस पेंडिंग है। अब पीपल्स पार्टी खुद एडमिट कर चुकी है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी से या बाहर जाके किसी मुल्क में फंड रेजिंग करके अगर पैसे आपने पाकिस्तान लाने हैं तो उसके लिए आपको वहां पे कंपनी बनानी पड़ेगी, आपको एजेंट एक रखना पड़ेगा, वो तो उन्होंने बनाया भी है। आप लीगली पाकिस्तान में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि पीटीआई के ऊपर मेन चार्ज ये है कि उन्हें एजेंटों के जरिए पैसे मंगवाए। अब मामला यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत रोक सकती थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जो तफसीलात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पीटीआई के हवाले से प्रोवाइड कर दी है। पीटीआई का यह दावा है कि 40,000 लोगों के हमारे पास पूरी डिटेल है। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो भी जमा कराएगी? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मैंने शिक पड़ी है उसमें कोई भी इंडिविजुअल वो पैसा दे सकता है पार्टी किसी को, लेकिन उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस है कि कोई गैर मुल्की जो हुकूमत है वो फंडिंग नहीं कर सकती, कोई गैर मुल्की जो कारपोरेट कंपनी जो एनजीओ टाइप है वो आपको नहीं दे सकती, लेकिन इंडिविजुअल जो है वो पार्टी को फंड कर सकते हैं। वो अमेरिका में बैठ के करें, वो बरतानिया में बैठ करें या किसी मुल्क में बैठ के करें।
उनकी कलेक्शन के बाद वो पैसा आने के लिए एक वहां पे कानूनी आपको तरीका है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब मौलाना साहब ने दो बड़े सीरियस इल्जाम लगाए, मरियम साहबा ने, उन्होंने ये कहा है कि ये जो इलेक्शन इमरान खान साहब का जो है ये इजराइल और भारत जो है उसके पैसे से, उसके फंड से इमरान खान ने लड़ा है। पहले उससे एक दिन पहले उन्होंने कहा कि उस पैसे से पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने का उन्होंने काम किया। मरियम साहबा भी ये कह रही हैं कि इंडियन इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इंडियन तो ओपनली कहते रहे उनके बड़े सेंसिबल लोग, मोतबर लोग, कि नवाज शरीफ के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट की। चले देखिए, नहीं खरल साहब ये इल्जामात हैं, फिर वही वाली बात, ये जो इल्जाम है, देखिए खरल साहब, शौकत बराजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि वो इल्जामात की सियासत में नहीं पड़ रहे। ये इल्जामात हैं पीएमएलएन पीटीआई पे लगा रही है, पीटीआई पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी पे लगा रही है। उसको प्रूव तो करना है ना। तो प्रूव इलेक्शन कमीशन ने करना है, जिसने कहा है कि स्क्रूटनी कमेटी के इजलास जो है वो हफ्ते में 3 दफा होंगे। तो मेरा ख्याल है हम इन इल्जामात तो एविडेंस रखने हैं, अपोजिशन ने रखने हैं ना, इलेक्शन कमीशन ने एविडेंस तो नहीं लाने, एविडेंस तो लाने हैं पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने या जेयूआई ने, अपोजिशन ने ला के रखने हैं ना, उसको परखना है स्क्रूटनी कमेटी ने। स्क्रूटनी कमेटी को जेम्स बोर्ड तो है नहीं ना, उनके पास कोई ऐसे इख्तियार आता है ना, वो कोई एफआई है ना वो नैब है। एक सेकंड पराजा साहब जरा रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब के पास जाती हूं। खरल साहब एक सेकंड। नहीं देखिए, बात यह है कि दोनों मेरे दोस्त हैं, जो आर्गुमेंट दिया है ना, पीटीएम वाले इसी चीज़ का क्रेडिट लेते हैं। जो कहा गया कि जी ये तो किसी और की बस में, जो आपने कहा, तो पीटीएम कहते हैं कि भाई उनके अंदर का आदमी कह रहे, हम नहीं कह रहे। ये वो बड़े फखर से कहते हैं बैठ के। और दूसरी बात जो है वो बड़ी सीरियस है कि उनके नीचे नैब नहीं है इलेक्शन कमीशन के। अगर आइन का आर्टिकल 220 पढ़े ना, वो बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन की डिस्पोजल पे तमाम फेडरल एंड प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ दे विल वर्क, दे हैव टू वर्क। जैसे सुप्रीम कोर्ट का है 190 है, एग्जैक्टली यही पावर इलेक्शन कमीशन को मिली हुई है। तो ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बेदस्तो पाए, उसके हाथ नहीं है, उसके बाजू नहीं है, उसका कान नहीं है, उसकी आंखें नहीं है। नहीं, आइन पावर देता है। आइन का आर्टिकल 220 बाकायदा बाख्तियार करता है इलेक्शन कमीशन को कि तमाम फेडरल and provincial executive authorities will have to work under the election commission। जी हाँ, कमीशन पाकिस्तान। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं दूसरी चीजों पे भी आऊंगी, ब्रॉडशीट पे भी बात करूंगी, पीडीएम की जो पॉलिटिकल मूव है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, उस पर भी बात करूंगी। इस लास्ट क्वेश्चन के बाद सब्जेक्ट को चेंज करती हूँ। ये आप कितनी बड़ी थ्रेट देख रहे हैं, या आने वाले वक्त में क्या आप इसको फोर्सी कर रहे हैं कि ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला है, ये किसी जमात के लिए किसी किस्म की मुश्किलात खड़ी कर सकता है, तीनों बड़ी जमातों में से जिनके मामला इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में? देखिए, ये है थ्रेट तीनों पार्टियों के लिए, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, बल्कि चारों के लिए। मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा पसेंगे, इनकी कहीं और से भी फंडिंग होती है। बात यह है कि सोचने की बात यह है कि ये फंडिंग के पे सिर्फ इल्जाम उस वक्त ये पकड़े जा सकते हैं जब कहीं से ऐसा पैसा आ रहा हो, जैसे बीजेपी है या इंडिया है या इजराइल है, जो और मुल्क है, अगर वो फंडिंग पाकिस्तान में एंटी स्टेट मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए अगर उन्होंने फंडिंग की है पार्टीज को, वो इतराज किया जा सकता है। इसके अलावा जो पैसा आ रहा है उस पर इतराज नहीं किया जा सकता। और अगर ये इतराज होगा तो ये कल को पकड़े जाएंगे, तो पीएमएलएन पकड़ी जाएगी। क्योंकि जिस तरह पीएमएलएन के और बीजेपी के ताल्लुकात थे, जैसे उनके, मैं प्रोग्राम में मौजूद था जब उन्होंने ये कहा था कि वी विल नॉट लेट नवाज शरीफ गो, वी हैव इन्वेस्टेड इन नवाज शरीफ, वी विल नेवर अलाउ हिम टू गो, इट विल गो अगेंस्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ और बीजेपी देवर हैंड इन ग्लव्स। चाहे उनको बाहर से फंडिंग आई है, अमेरिकन इंडियन ने दी है, जिससे भी की है, तो ये उनके लिए भी बहुत थ्रेट है। मुझे ये लगता है वो जो एक बड़ा मुहावरा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये खुद फंसेंगे, आप देख लेना। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ये इन चीजों को एंड होना चाहिए। चले वेट एंड वॉच सर, वी अफोर्ड ऑल दिस। अच्छा ठीक है, मुझे एक और चीज बता दे, मौलाना फजलुर रहमान से अभी आप खुसूसी मोहब्बत का इजहार भी कर रहे थे। ये जो इसराइल नामंजूर रैली है, ये इसका सर और पैर कहाँ पर है? मतलब गवर्नमेंट हर फोरम पे ये कह रही है, वजीर दाखिला शेख रशीद साहब बैठ के कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान ये सोच भी नहीं सकते, दबाव है नहीं है, इस पे कोई बात ही नहीं है, लेकिन वहां दूसरी तरफ रैली निकल रही है इसराइल नामंजूर। इसका क्या सर ये पैर है, क्या हकीकत है? एक मकसद है नादिया, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, इंडिया की मदद करना, इंडिया के नैरेटिव को लेके चलना, चाहे वो इनएडवर्टेंटली कर रहे हैं। किस बात का इजराइल के खिलाफ करते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में बात कर दी
कि पाकिस्तान विल नेवर थिंक, नेवर इवन कैन डू कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हमारे कश्मीर कॉज को फर्क पड़ेगा। आप बजाय अरब ममालिक कर रहे हैं, हमारा तो उनसे ताल्लुक भी नहीं, इवन देन वी विल नेवर डू इट। एक हमारा प्रिंसिपल और जस्ट स्टैंड है पैलेस्टीनियन के लिए और कश्मीर के लिए। इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान को शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। ये इंतशार पैदा कर रहे हैं, ये ताकत के बगैर बैठे हैं, इनके पास ताकत नहीं है, इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ही इज नॉट इलेक्टेड, ही हैज नो राइट टू बिकम द चेयरमैन ऑफ पीएम, जबकि इनके पास रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, ना सेनेट में ना उसमें असेंबली में। पहली दफा इख्तियार से हटे हैं, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये और उसके बाद जो इनके इल्जाम लग गए हैं उसका प्रेशर डालने के लिए ये हुकूमत पाकिस्तान पे कर रहे हैं। बट आई एम श्योर कि हुकूमत इनके इस हथकंडों में बिल्कुल परवाह नहीं करेगी एंड दे विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, खरल साहब इस पे अपने कमेंट करना चाहें तो आप जरूर कीजिएगा, लेकिन सवाल आपसे ये है कि अब उन्होंने तमाम वो चीजें जो आर या पार वाली जो पॉलिटिक्स थी वो तो साइड पे उन्होंने रख दी है। फिलहाल ना लॉन्ग मार्च की कोई स्ट्रैटेजी अभी मतलब अभी तक बताया गया है डिटेल्स, ना इस्तीफों की कोई बात है। अब इलेक्शन की भी बात है, बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं, सेनेट इलेक्शन भी होंगे और उसके बाद मुश्तरका चेयरमैन लाने की तैयारी भी हो रही है। तो फिर पीडीएम की तहरीक कहाँ रह गई या उसका फिर फ्यूचर क्या होगा? देखिए, एक तो ये है कि जो मौलाना साहब इसराइल नामंजूर की जो सारा और पैर नहीं है, वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। और अजमल कादरी साहब इन्हीं के थे जो मरियम साहबा ने ट्वीट करके बाद में डिलीट कर दिया। उसी वीडियो के अंदर इल्ज़ाम उन्होंने जो उस वीडियो के अंदर ही शामिल था वो कि नवाज शरीफ के वफद में वो गए। फिर उसके बाद मौलाना शिरानी साहब जो हैं वो भी इन्हीं की पार्टी के थे जिन्होंने इसराइल के हवाले से बात की। अब वो इररेलेवेंट एक इशू है, उसको खाम में वो हैव नॉट और हैव की बात है, मौलाना साहब को कोई कंसीडर नहीं कर रहा, तो इसलिए अपने आप को वो दिखाने की। दूसरी बात, जो पार्टी फॉरेन फंडिंग के हवाले से मैं एक अहम कोट एंड कोट आपको बात करना चाह रहा हूं। एक इजलास हो रहा था इन कैमरा, अयाज अमीर साहब भी उसके अंदर पार्टिसिपेंट थे, क्योंकि वो पॉलिटिशियन भी रहे हैं, रुकन भी रहे हैं पार्लियामेंट के, सेनेटर थे गालबन या MNA, तो वो मौजूद थे। उन्होंने ये बात की है कि जब इस तरह की फॉरेन फंडिंग की बात हो रही थी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत शोर मचा रहे थे। तो जनरल शुजा पाशा जो DGIS उस वक्त थे, वो जो ब्रीफ कर रहे थे, तो उन्होंने आहिस्ता सिर्फ ये बात की कि वो लिबिया की अभी फंडिंग की हम बात नहीं कर रहे। उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई, मौलाना साहब उसके बाद फटके भी नहीं थे। फॉरेन फंडिंग की अगर बात हो जाएगी, तहकीकात होंगी, तो ना सिर्फ नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, मौलाना साहब की जो जमात है वहां पर भी मामला आएंगे। आपको पता है आपको कि जब ताहिर कादरी साहब को मिनाजुल कुरान के हवाले से नून लीग की हुकूमत में इन्होंने हर तरीके से उनकी छान पटक करवाई थी, FIA से भी, FBR से भी, दीगर इदारे भी पीछे लगाए थे। तो अगर ये मामला शुरू हुआ तो ये बहुत आगे तक जाएगा। ये मामला इलेक्शन कमीशन से शायद निकल कर, और इलेक्शन कमीशन भी अगर करेगा तो वो कॉन्फिस्केट कर सकता है अगर प्रोहिबिटेड इस तरह के फंड को डिक्लेयर हो जाए, ये साबित कर दे दूसरी पार्टी। फिर उसके बाद वो फाकी हुकूमत को भेजना पड़ेगा केस, कॉन्फिस्केशन और डिक्लेरेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री करेगी। उसके बाद वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट केस रेफर होगा। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। ना तो इससे जो मौलाना साहब या PDM की ख्वाहिश है कि ना तो हुकूमत इससे जाएगी, ना पार्टी डिस्क्वालीफाई होगी, ना वजीर आजम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये अगर कोई ऐसा प्रोहिबिटेड फंड प्रूव होता है तो वो कॉन्फिस्केट हो सकता है और ये सारों पे अप्लाई होगा। PDM की सियासत क्या है कि उन फेस सेविंग के लिए एक दिन का उन्होंने शो कर लिया, इस्तीफों का उन्होंने बात की थी। अच्छा, मैं आती हूँ खलील साहब। पराचे साहब, एक और जो मौलाना साहब पे इल्जाम लगता है वो ये लगता है कि मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है वो नॉर्मली वही हल्के हैं या फिर मदारिस के बच्चों को लेकर आते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो इसराइल नामंजूर रैली का जो ये नाम है, ये इसी को उसी अपने वोटर को या अपने उसी सपोर्टर को बाहर निकालने के लिए या उसको मोबिलाइज करने के लिए? देखिए, दो एस्पेक्ट हैं। ब्रिगेडियर हारिस साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कितनी एफर्ट हुई थी इसराइल के साथ गपशप लगाने की, मिलने की और कोई ब्रेक थ्रू करने की। मसलन उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा कसूरी साहब इस्तांबुल में इसराइल के वज़ीर ख़ारजा विलियम शैलम से मिले थे। ख़ुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ न्यूयॉर्क में जैक रोज़न से मिलते रहे जो जूइश कांग्रेस के सदर थे, और ख़ासा पाकिस्तान के अंदर था। अब भी बहुत सारे लोग कहते हैं, कुछ बरमला आकर कहते हैं, कुछ अंदर बैठ के कहते हैं कि नहीं, हमारा कोई बराह रास्त उनसे कोई झगड़ा है। हालांकि कायदे आज़म ने बिल्कुल शुरू में ही जो बात की थी आज भी वैलिड है। और ब्रिगेडियर साहब की ये बात दुरुस्त है कि जब वज़ीर आज़म ने कह दिया, बरमला ऐलान कर दिया, को अंदर कमरे में बैठ के नहीं कहा, बल्कि उन्होंने TV में कहा कि भाई ये हमारी जो कंडीशंस हैं
और उस वक्त तक हम इसराइल को बिल्कुल तस्लीम नहीं कर सकते। जो बुनियादी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का असूल है कि जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता, फ़लस्तीनियों के हकूक़ नहीं मिलते, उस वक्त तक हम इनको नहीं करते। ठीक है। ये तो हुकूमत का मौक़िफ़ है, सही है। हुकूमत का पर्सपेक्टिव है। लेकिन चूंकि माजी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोशिशें होती रही हैं, मसलन जब वॉर ऑन टेरर थी, मैं बिल्कुल अथॉरिटी से आपको कह रहा हूँ कि हमारे कहीं ना कहीं राब्ते रहते थे इसराइल के साथ। ये मैं पहली तिहाई की इसी सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। वो डायरेक्ट नहीं होते थे, इनडायरेक्ट होते थे, हम मिलते जुलते थे, किसी और मुल्क में मिल लिया, किसी और में मिल गया, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहे। सही है। दूसरी जो बात स्टूडेंट्स की बात कर मदारस रही के हैं, बच्चों को या मदारस जो की, आप वो religious card इस्तेमाल- आज ही मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि क्या ये मदारस के बच्चे पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं? अगर इनके पास शनाख्ती कार्ड है, ये 18 साल की एज से बड़े हैं, ये पाकिस्तान के एलिजिबल वोटर हैं, तो क्या उन पे पाबंदी लगानी चाहिए कि वो ना सियासी जलसे में आएँ, ना वोट डालने के लिए आएँ? ये अजीब सा आर्ग्यूमेंट है। वो एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। जब ये वो खुद कहते हैं कि हम एक मजहबी सियासी जमात हैं, उनकी फॉलोइंग जो उनके वोटर्स हैं, मसलन अगर वो जनरल परवेज मुशर्रफ की वर्दी के हक में वोट दे दें, 17वीं तरमीम में वोट दे दें, तो उस वक्त वो जायज़ है, अभी नाजायज़ है। तो कम अज़ कम जब हम पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, हम क्या इन सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब आप मदारिस के बच्चों को जबरदस्ती लेकर आते हैं या फिर आप उसको इस तरह से उनका जहन खराब करते हैं कि जी इसराइल नामंजूर रैली, इससे इंप्रेशन क्या मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इसराइल को कबूल करने की बातें हो रही हैं। अब उनकी अप्रोच इतनी है, उनकी एक्सेस इतनी है, सही इंफॉर्मेशन तक नहीं है, उनका लीडर जो उनको कन्वे करे कि जी हुकूमत ये करने जा रही है। मैंने तो आपको पहले ही गुजारिश की कि वजीर आजम साहब ने बरमला ऐलान कर दिया है, सो देयर शुड रिमेन नो डाउट। मैं तो आपको ये बात कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। मसलन फॉरेन ऑफिस में कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारी NSC है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब इजलास होता है तो उसमें कोई ऐसी, जब वजीर आजम ने कह दिया, मैं खुद कह रहा हूं, उन्होंने टीवी में, उन्होंने इंटरव्यूज में बार बार कहा है, तो इस हवाले से तो डाउट नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। और आपको शायद याद भी होगा जब वजीर आजम साहब कुछ एंकर से मिले थे और जर्नलिस्ट से मिले थे, आप भी वहां पर थे, मैं भी वहां पर थी, बिल्कुल क्लियर एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली वजीर आजम से कहा था कि मेरा दिल ही नहीं मानता। उसी बात को मैंने कहा ना कि कमरों में नहीं कहा, वो कमरों में कहा, लेकिन फिर आके टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारा कोई प्लान नहीं है, और प्री कंडीशन वही दी जो हम हर पाकिस्तानी कहते हैं। हमारा फलस्तीन, हमारे भाई हैं फलस्तीनी, फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो, तशद्दुद हो, कश्मीरियों के साथ जुल्म हो, तशद्दुद हो, वहाँ फलस्तीनियों का खून बहे, कश्मीरियों का खून बहे, तो कोई पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो इस पर ना सिर्फ खामोश रहे बल्कि किसी को तस्लीम करे। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। ब्रिगेडियर साहब, मैं ब्रॉडशीट पर आ जाती हूँ। ब्रॉडशीट का मामला कहाँ से शुरू हुआ? आप खुद भी नैब में रह चुके हैं, इसलिए ज्यादा बेहतर तौर पे आप भी इसको अच्छी तरह जानते तो होंगे। ऑल्दो कि ठीक है, वो टाइम नहीं था वो जो आपने उसमें गुजारा, आप बड़ा लेट आए थे, लेकिन बहरहाल ये तमाम पहले का मामला है। असल मसला ये नहीं है कि बेनिफिशरी कौन रहा, किसने केस, असल चीज तो अब जो है, क्योंकि अभी PTI की गवर्नमेंट है, उन्होंने इतना उसकी पेनल्टी जो उस पर लगी हुई थी। अच्छा, शेख रशीद साहब वजीर दाखिला पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद साहब। हेलो जी शेख रशीद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा शेख रशीद साहब, आज की जो मामला था, जो रेड जोन में इजाजत देने का मामला, मेरा ख्याल है पहली दफा ऐसा हुआ है कि रेड जोन में ऑपोजिशन को एक जलसा करने की या प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी गई है। आपको लगता है कि मुनासिब था? इसके बाद भी वो इसी तरह से आएंगे और कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था? देखें, हाई सिक्योरिटी अलर्ट था पिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी, हमने उन्हें बताया, लेकिन हमने उनको फ्री हैंड दिया। कोई कंटेनर नहीं था, फोन बंद नहीं किए, मेट्रो सर्विस बंद नहीं की। कोई सोच सकता है कि रेड जोन में जलसा हो रहा हो और मेट्रो सर्विस बंद ना हो? और उनका 2 से 2,500 या 3,000 लोग थे, तो वो उन्होंने जो कुछ करना था, आज वो एक्सपोज हो गए। और उनके लिए बहुत बड़ी शिकस्त थी कि हमने फ्री हैंड दिया, और मेरा ख्याल है हमें आगे भी फ्री हैंड देना, ताकि ये एक्सपोज हो लोगों के सामने। तकरीरें तो टीवी पे हर वक्त आ सकती हैं, अगर जलसा ना भी हो तो आ सकती हैं। तो मेरा ख्याल है आज उनका फ्लॉप, उनका जो तनज़ली का दिन है वो शुरू हो चुके हैं। लाहौर के जलसे के बाद रावलपिंडी में ये शो टोटली फ्लॉप था।
सर लोगों का कहना यह है कि लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसी जलसे के दबाव में आकर एलामिया जारी किया कि अच्छा ठीक है, आप हम हफ्ते में 3 दिन स्क्रूटनी का इजलास बुलाएंगे और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाएंगे, जो 7 साल पेंडिंग केस था। ये पहले कह चुके हैं, अगर लोग अखबार पढ़ते हो तो ये 5 दिन पहले राजा सुल्तान शौकत सुल्तान का फोन लगा कि हम इसको ज्यादा सुनेंगे और तीनों पार्टियों का सुनेंगे, घबराए नहीं, इससे इमरान खान को कुछ नहीं होता, यही फंसेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू जी। ओके फाइन, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच शेख रशीद साहब बात करने का। हम कहाँ पर थे, हम पता नहीं कहाँ पर थे। ब्रिगेडियर साहब से आप पूछ रहे थे, ब्रिगेडियर साहब से मैं ये ब्रॉडशीट के हवाले से। किसके ब्रॉडशीट के आप नैब में रहे हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, असल जो मसला है जिसपे हमने देखा कि तीनों बुजुर्गों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, शिबली फराज साहब ने भी, फवाद चौधरी साहब ने भी, शेरी मजारी साहबा ने भी, उन्होंने कहा कमेटी बना दी है, TORs भी बन गए, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, जो इसके जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ जो भी ड्यू कार्रवाई होगी, एक्शन होगा वो भी होगा, जिम्मेदारों का तयन भी होगा। सर हो पाएगा, कैसे होगा? देखें, बात ये है कि ये जो PMLN शोर मचा रहे हैं, ये सारे के सारे कसूर इनका है। इनको 2000 में जब ये ब्रॉडशीट को हायर किया गया था, क्योंकि 99 में नैब बना, 2000 में हुआ, और उसके बाद टास्क दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, नैब ने इनको टास्क दिया ब्रॉडशीट को, 200 लोगों की लिस्ट थी कि आप इनको इन्वेस्टिगेट करें। उन्होंने इमीडिएटली $1 बिलियन की प्रॉपर्टी और कैश PMLN शरीफ फैक्ट्री के ऊपर निकाल लिया और उन्होंने निकाल के हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया। अब इनको मुसीबत पड़ कि जी हम तो फंस गए, हम मारे गए, ये सऊदी अरब भागे, कहाँ भागे, और पूरा जोर लगा के इन्होंने वहां से गवर्नमेंट ने, नैब ने उनको जी आप केस रोक दें, स्टॉप इट, और इन्होंने NRO लिया सिर्फ इसलिए कि ये इनकी जान बच गई, इसीलिए मुल्क से भागे। सबसे बड़े चोर लुटेरे, मैं कहता हूँ कि मुझे शर्म आती है अल्फाज कहते हुए, जिस तरीके से इन्होंने मुल्क को लूटा है। हम सबको पाकिस्तानी, हमने यहाँ रहना है, हमारे बच्चों ने रहना है, और इसके लिए हमें आज सबको इकट्ठा खड़ा होना चाहिए इसके लिए। उसके बाद जब पीपल फिर इसके बाद अपना चेयरमैन लेकर आए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने क्लेम किया जी हमने क्योंकि अपना काम कर लिया था, हमने आपको $1 बिलियन दे दिया। ये 2000 की बात है, उसके बाद क्या लूट हुई है वो अलग बात है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी हमें $5 बिलियन दे दें और हम अपना क्लेम खत्म कर देते हैं। नहीं दिया, चुप करके बैठे रहे। उसके बाद ये PMLN की गवर्नमेंट ने खामोशी रखी, फिर उसकी इनके ऊपर पेनल्टी उन्होंने डाल दी और आर्बिट्रेशन में घुस गए, पीपल्स पार्टी भी खामोश हो गई, फिर $15 बिलियन को होकर पेनल्टी पड़ी जब उनके साथ जाके, इसके बाद भी ये लगे रहे हैं। उसके बाद फिर ये ब्रॉडशीट गवर्नमेंट से सेटल करने की कोशिश करते रहे और अल्टीमेटली ये जाके हमें देखना पड़ा। तो ये करप्शन, ये 28 या 30 मिलियन डॉलर हैं, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ये किसी हालत में PMLN के अकाउंट से लें, नॉट PMLN अकाउंट शरीफ फैमिली से निकाले जाए। ये उनकी वजह से पैसा ये लूटा जा रहा है, इनकी हुकूमतों की वजह से लूटा जा रहा है, जो इन्होंने ये लूट मत मचाई और फिर उसको डिले करते गए अपनी मर्जी का चेयरमैन ले आए। उस वक्त के चेयरमैन चौधरी ये थे, अपने क्या नाम है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम सर, लेकिन मसला ये है ब्रिगेडियर साहब, बड़ी माजरत के साथ, ब्रिगेडियर साहब बड़ी माजरत के साथ, हम जिन्होंने NRO लिया और यहाँ से चले गए, हम उनसे तो सवाल करते हैं, लेकिन फिर उनसे भी तो सवाल करें जिन्होंने इनको NRO दे दिया, बात खत्म हो गई। आपने मुआहिदा तो कर लिया, लेकिन फिर आपने NRO भी कर लिया, आपने उनको जाने भी दे दिया, तो फिर जो चले गए, जिन्होंने जाने दिया, तो अब किसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? अच्छा, माफी भी मांगी, हाँ जी मैंने गलत किया, फिर पीपल्स पार्टी गवर्नर चले भी गए, और उसके बाद आपने अब आके स्टेज पे लाके केस को फंसा और आप इल्जाम लगा रहे हैं PTI के ऊपर। PTI को कोई डाउट नहीं है, इसीलिए उन्होंने इंक्वायरी पहले कमेटी बनाई, अब उन्होंने नई कमेटी बना दी है। 45 डेज में TROs भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, दे विल अपोर्शन ब्लेम। और मैं हुकूमत से ये तवक्को करता हूँ ये 45 डेज में इसको फाइनल करें, जो इसका जिम्मेदार है, चाहे वो एक्स चेयरमैन नैब हो या कोई और हो, और उनसे पैसा रिकवर किया जाए। ये जो हुकूमत के पाकिस्तान की अवाम का पैसा गया है जी, ये असल मसला तो ये है ना कि जो पैसा गया है, मतलब या अब 1.5 मिलियन की आपने किस्त दे दी है, या आपको 29 मिलियन वहां पर देना था, तो वो तो अवाम का पैसा था। मतलब अवाम को क्या करने की सजा, किस किए की सजा वो भुगत रही है। असद खरल साहब, जिम्मेदारों का तयन कैसे होगा? आपकी नजर में जिम्मेदार है कौन?
देखिए जिम्मेदारों का तयन क्या होना है। अब मामला ये शुरू हुआ है 2003 में, मुआहिदा खत्म हो गया, उसमें जारी बात है नैब भी इन्वॉल्व है, मुशर्रफ भी है। उसके बाद 16 में ये फैसला हो रहा है, 17 में फैसला हो रहा है। उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान भी ये सारे मामला चलते रहे। अब मुझे ये बताएं कि ये जो पैसा पाकिस्तानी अवाम से लिया गया है या पाकिस्तानी अवाम का जो पैसा दे दिया गया है, एग्रीमेंट तो ये था कि उन्होंने प्रॉपर्टी ढूंढनी थी और जो प्रॉपर्टी हमें मिलनी थी, जो पैसा लूटा गया था, पाकिस्तान के खजाने को नुकसान हुआ था, जिसने भी किया था, उससे जो रिकवर अमाउंट होनी थी, उस रिकवर की गई अमाउंट के अंदर से हमने 20% देना था। अब यहां मामला बिल्कुल उल्टा है। शरीफ फैमिली से तो 1 टका नहीं रिकवर किया हमने, और उल्टा उनको कौमी खजाने से हमने पैसा दे दिया। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक ब्लंडर। और दूसरी बात, जो 200 बंदों की अगर बात हो रही है और ऑफर भी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ब्रॉडशीट वाले कि हम ये पैसे नहीं लेते। हमें ये है कि अगर आप गो एड दें तो हम 200 की पहले लिस्ट है, $1 अरब का अकाउंट वो बता रहे हैं, जो शहजाद अकबर से भी वो कह रहे हैं हमने शेयर किया, और जो किस तरह सऊदी अरब से पहुंचा, सिंगापुर के जरिए शिफ्ट हुआ। इसके अलावा 200 लोगों की लिस्ट की वो बात करते हैं। तो वो सारे पैसे अगर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखती है वाकई मौजूदा हुकूमत, तो इनको तो उस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक तो वो पैसे भी हमारे बच जाएंगे, और दूसरा वो जो लूटा हुआ और माल है वो भी वापस आ जाएगा। और जो शरीफ फैमिली की जो सारी ये जो प्रॉपर्टीज की 76 की बात हो रही है, ये 90 की दहाई वाली है। जब 10 साल उन्होंने हुकूमत की है जो पंजाब के अंदर और मरकज के अंदर, वो इसमें शामिल नहीं है। तो वो तो बहुत ज्यादा इसके अंदर चीजें आ सकती हैं। अगर हुकूमत चाहती है वाकई कि उनसे अरबों रुपया डॉलर जो लूटा हुआ वापस आए, तो वो एक तो ये रकम भी खत्म हो सकती है, दूसरा नए सिरे से मुआहिदा उनसे करें और उनसे लिस्टें लें और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और वो मामला रिकवर की जाए अमाउंट, ताकि पाकिस्तान के अंदर आए। नहीं तो पहले तो हम जमा तफरीक ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से पैसा लाने के लिए बेनजीर और जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट्स के अंदर स्विस एजेंट्स को पेमेंट की गई थी। नवाज शरीफ ने आईबी के सीक्रेट फंड से करवाई थी, पैसा कन्वर्ट करके उनको भेजा जाता था। ये बात रिकॉर्ड पे सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस आईबी सीक्रेट फंड में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैं चीज रिकॉर्ड पे ला चुका हूं। तो मामला ये है कि ये हर दौर में होता रहा है। उस वक्त सैफुर रहमान हिसाब सेल के सरबराह होते थे, नवाज शरीफ के कहने पर आईबी जो है वो स्विस एजेंटों को सीक्रेट फंड से पेमेंट की जाती थी जब ये जरदारी और केस बनाया गया बेनजीर भुट्टो साहिबा के। इसी तरह मुशर्रफ ने भी खिदमात इनकी हायर की, लेकिन बाद में एनआरओ कर लिया। तो एनआरओ करने से तो ये जुल्म तो उन्होंने मुल्क के साथ किया, जो इमरान खान भी कहते हैं। तो जिम्मेदारों के खिलाफ फिर कार्रवाई जो भी है होनी चाहिए। मगर एक सेकंड पर अच्छा साहब, अब मसला ये है कि आज जो वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि जी हमने इसके टीओआर भी बना दिए, और जो अदालती फैसला था वो पब्लिक भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हम टीओआर इन सेंस के, उन्होंने कहा कि हम इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कौन जिम्मेदार है उसका तयन भी होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा। क्या आपकी रिकमेंडेशंस ये हैं कि जिस तरह से मौसी साहब ये कह रहे हैं कि जी मुझे जो पैसा मिला है मैं वो वापस करने को भी तैयार हूं, अगर हुकूमत पाकिस्तान दोबारा मुझे राब्ता करे या मुझसे किसी किस्म का एग्रीमेंट करे, कॉन्ट्रैक्ट करे कि जी मैं ये खिदमत अंजाम यानी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करें, दोबारा पैसे फंसाएं हम, वो तो वापस दे देंगे ना। एक तो वापस कैसे वापस? लेकिन सर अगर सुने मैं मुझे लेट मी सबमिट बात ये है, इस वक्त मूसवी पुतलियों की तरह नचा रहा है। कभी एक बयान दे देता है जिससे अपोजिशन खुश हो जाती है, कभी दूसरा बयान देता है जैसे ये हुकूमत हमारी खुश हो जाती है। अब दोनों पैसे भरेंगे, ये बात बड़ी दुरुस्त है जो आप कह रही हैं कि पैसा तो पाकिस्तान के अवाम का है। पैसा वो है जो चावलों पे जीएसटी आपने पे की, मैंने पे की, चीनी पे की, मैंने शू पॉलिश पे की, मैंने टूथपेस्ट पे आपने पे की, आपके करोड़ों जो व्यूअर्स हैं उन्होंने पे की। यही पैसा है ना। आपने सोचे समझे बगैर 29 मिलियन डॉलर, कभी 15 मिलियन डॉलर, कभी $1.5 मिलियन आप भेजते रहे वहां पर, और जब जरूरत पड़ी समझे बगैर मतलब तो अदालती फैसले के तहत नहीं सोची, जो पहले दिए वो तो खुद दिए ना। जब देखे ना 2003 में जब आपने एक एनआरओ दिया, 2007 नहीं उससे पहले भी दिया, उससे पहले भी दिया है, तो आपने तो फी भरी हुई थी ना। फिर आपकी इतनी नालायकी है, आपको पता ही नहीं है कोलोराडो वाली ये ब्रॉड शीट है या लंदन वाली ब्रॉड शीट है। आपने पैसे कोलोराडो वाली को दे दिए, लंदन वाली ब्रॉड शीट वाला सामने निकल आया। और अब भी जो मूसवी है एक ये तो हम क्लेम नहीं कर सकते कि जी गलती हो गई, कैसे फर्क
गॉड सेक ये है स्टेट। और इसका दूसरा एलिमेंट भी है कि सियासी इंतकाम में इतने हम अंधे हो जाते हैं, फिर उसी को हम विथड्रॉ कर रहे होते हैं। पहले हमने परसू किया कि इनको पकड़ो, जब उनकी ग्रिप आने लगी गर्दन पे, हमने कहा नहीं इनको छोड़ दो, हम जो 3.5 मिलियन डॉलर थे, नहीं वो पड़े रहने, हमारा उससे कोई तल्लुक नहीं। और तीसरी बात यह है कि हर एक की अपनी अपनी राय होती है, मुझे किसी की राय से इख्तलाफ नहीं है, बट उसने कहा जी इवन फील्ड प्रॉपर्टी मैंने ढूंढी है। इवन फील्ड प्रॉपर्टी का किसको नहीं पता था इस मुल्क में? क्या चौधरी निसार अली खान नहीं कहते रहे, खुद शेख रशीद अहमद नहीं कहते रहे, ये 90s में नहीं रहते रहे? उसको आप किस लिए पैसे दे रहे हैं जिसने कहा कि ये इवन फील्ड प्रॉपर्टी है? और फिर उसी इवन फील्ड प्रॉपर्टी में तो नवाज शरीफ के रेफरेंस में जमानत हो चुकी है। यानी हम खाली पैसे उठा के देते रहे। और अभी ये जो क्वेश्चन, आज बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी तक जवाब नहीं आया कि इतना हैवी अमाउंट क्यों हमारे हाई कमीशन के अकाउंट में रखवाया गया था। यूजुअली नहीं होता ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूं कि लंदन अदालत ने फैसला दिया और हमारे हाई कमीशन के अकाउंट से डिडक्शन हो गई। इतना अमाउंट किस एंटिसिपेशन के तहत रखा गया था? आप आज हमारी अमेरिकन एम्बेसी या न्यूयॉर्क की एम्बेसी, रशिया की एम्बेसी, हमारी फ्रांस की एम्बेसी, इवन दिल्ली की एम्बेसी का देख लें, इतना हैवी अमाउंट नहीं होता अकाउंट्स में। ये कैसे हाई कमीशन के अकाउंट में चला गया और उधर से वो अदालत के हुक्म पर वो जो आप कह रही हैं फ्रीज भी हो गया। तो बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे सवालात का जवाब आना है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये आम लोगों का, आम पाकिस्तानियों का पैसा है, आपने उठा के इधर बांट दिया, उधर बांट दिया, एट द एंड ऑफ द डे पता चला नहीं गलत कंपनी के अकाउंट में दे दिया। ये कौन से सन की बात है? 2000? और आप कह रही हैं कौन से सन की बात है जब गलत पेमेंट हुई है? 2003 एक बार तो नहीं हुई ना, किस पेमेंट की मैं बात? एक ही दफा हुई है ना, स्प्लिट हो गई ना कंपनी। उधर एक कंपनी ने कहा हम असली हैं, दूसरी ने कहा हम जाली हैं। कोलोराडो वाला कहता है कि मैं असली वाला जो गलत पेमेंट हुई है। नहीं, बात सुने, यूके वाली ब्रॉडशीट अलग है। बाद में स्प्लिट हुई ना, कंपनी बाद में स्प्लिट हुई, ये मैं बात कर रहा हूँ। और वो अब क्लेम कर रहे हैं, वो कहते नहीं आपने तो गलत कंपनी को दे दिया। मूसवी कहता है मैं खुद ही, मैं जेन्युइन मूसवी हूँ, मैं जेन्युइन ब्रॉडशीट हूँ। लेकिन जो अभी मैं सुन रहा हूँ, लगता है हम फिर फंसेंगे, हम मजीद पैसे देंगे, हम मजीद पैसे देकर फंसते जाएंगे इस तरह से। एक अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, पैसे देने के अलावा कोई और ऑप्शन था आपके पास? ये तो अदालत का फैसला था, उसने वहां से अकाउंट फ्रीज किया, वो अपना पैसा उन्होंने जो रिकवर कर लिया। हमारी तरह थोड़ी है कि एनआरओ दे के छोड़ दे। नादिर देखिए, ये भी उन्होंने गलत डिसीजन दी है। आपने पैसा रिकवर नहीं किया है, आप पैसा हुकूमत से कैसे पैसा ले रहे हैं? और उसके बाद कोई उसको फायदा तो करता है कि जिस वक्त ये इन्होंने कहा कि केस विथड्रॉ कर रहे हैं, क्या उस वक्त हमारी लीगल टीम नैब ने जो भी चेयरमैन थे उस वक्त उन्होंने सोचा कि इसके क्या इफेक्ट होंगे, कितनी पेनल्टी पड़ेगी? और अगर 5 लाख जब 5 मिलियन डॉलर का उन्होंने क्लेम कर लिया था, उस वक्त हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं फैसला किया जी 5 मिलियन दे के हम जान छोड़ें, बजाय के बाद में और ज्यादा इसका हमें इंटरेस्ट देना पड़े? तो देयर इज लॉट ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। फिर उसके बाद 26 मिलियन डॉलर जो हाई कमीशन के अकाउंट में चला गया, वाई बस ये देखना है कि कब पैसा गया था, क्या पीटीए के गवर्नमेंट में गया या पीएमएलएन की गवर्नमेंट में गया? अगर पीएमएल गवर्नमेंट में गया तो दैट मीन दे आर रिस्पॉन्सिबल। वो वहां क्यों रखा गया? क्या आपका इसको इस्तेस्ना होता है आपके ये जेनेवा कन्वेंशन में कि जो भी पेंसी की जो चीज भी हो उसको आप सीज नहीं कर सकते? वो कैसे किया गया? इसको किसने कॉन्टेस्ट किया? ये बहुत टीआरओ में चीजें आएंगी और जब निकलेंगी तो पता चलेगा कि इसमें कहीं ना कोई इन्वॉल्व है जिसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था। ये पैसा उसको शेयर किया गया है, कौन है ये मेरे मुसावी तक नहीं बता रहे हैं। चले, आई होप के जो इन्वेस्टिगेटर कमेटी बनी है गवर्नमेंट की साइड पर, वो उन चीजों को प्रूव कर सके। असद खरल साहब, मैं हैरान इसलिए सोच के होती हूँ कि किसी ने पाकिस्तान का भी नहीं सोचा, चाहे वो मुशर्रफ साहब का दौर हो, चाहे वो जरदारी साहब का दौर हो, चाहे उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब का दौर हो, ना किसी ने कौमी खजाने का पे नुकसान क्या हो रहा है उसका सोचा। तो इतनी तो हमारी सोचें महदूद हैं कि ना हम आवाम के लिए सोचते हैं, ना हम कौमी खजाने का सोचते हैं, यानी ना हम मुल्क का सोचते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये बताएगा कि पीटीआई का जो अभी हुकूमत है उसका क्या लेना देना है इससे, और वो कहीं ना कहीं उस पर क्या कोई जिम्मेदारी आयद होती है? देखें, ये जो पेमेंट्स हुई हैं ये हुई हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में, और जितनी भारी रकम जो है वो फॉरेन
जो हाई कमीशन के अकाउंट के अंदर रखेंगे वो भी एक सवालिया नाइश है और उसके अंदर भी खांचे निकलेंगे। अगर इवन फील्ड हाउस की प्रॉपर्टीज ढूंढने की बात है तो वो 90 की दहाई में किताब में सारी चीज़ें मैं लगा चुका हूँ, जो बतौर एविडेंस पनामा केस की प्रोसीडिंग के दौरान नईम बुखारी साहब ने पेश की इमरान खान साहब के वकील के तौर पर। तो उस हवाले से अब मैं कह दूं कि मुझे पैसे मिल जाए, ऐसे नहीं है। जब तक रिकवरी नहीं हो जाती, जो उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों को अपील में जाना चाहिए था कि एग्रीमेंट ये था कि जो प्रॉपर्टी ये आइडेंटिफाई करेंगे, ये बताएंगे, उसके बाद जो रिकवरी होगी उस रिकवरी में से जो रिकवरी का पैसा होगा उसमें से 20% इनको मिलना है। अभी रिकवरी तो हमें टका नहीं हुई, तो रिकवरी हुई रिकवरी नहीं आपने और करने इसको नहीं दी ना, पीटीआई वो तो हुकूमत करने का को कोई तैयार लेना थे। देना नहीं है। हमने कहा ये कि नहीं सारा नहीं नहीं जितना बस भी ये रहने दो, स्कैम हमने हुआ है, हमारी ये तो से पीपल्स पार्टी बातचीत और हो नून गई लीग है, के हम दौर नहीं में कर हुआ रहे। है। सर मसला ये नहीं है उन्होंने रिकवरी नहीं की, मसला ये कि वो तो करने को तैयार थे, वो अपना आधा काम करके बैठे थे, हमने उनको रोक दिया कि भाई रहने दे, बस इतना ही ठीक है, हमने नहीं करवाना। नहीं नहीं, तो रोक दिया तो इंतजार करते ना जब तक अभी दोबारा आ गया मामला। ये तो नहीं है कि वो एक तरफा डील तो नहीं होती, वो डील भी बड़ी डुबियस थी। उसके अंदर सारा जो इंटरेस्ट थे वो ब्रॉडशीट जो है सारे इख्तियारात उसने अपने पास रखे थे। हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के मफाद को उसमें मलूज़े खातर नहीं रखा गया। और फिर जो है हमें अपील में जाना चाहिए था। अभी ये जो मामला हुआ है, जो कॉन्फिस्केट भी अगर प्रॉपर्टी या जो जिस तरह बताया प्राची साहब ने कि उसमें वो बरी हो गए, तो मामला ये है कि अभी वो केस जो है जिस प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन सवालिया निशान हवाई एक मामला है और हवा के अंदर जो चीज़ एक है जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसके ऊपर आप उनको पेमेंट दे रही है हुकूमत पाकिस्तान और टैक्स पेयर का पैसा दे रही है। टैक्स पेयर का पैसा देने का तो कहीं नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाई कमीशन के अंदर इतना ज्यादा रकम पहुंच जानी और इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको चीजें निकलेंगी। जब ये कमेटी आएगी रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि किस किस के इसमें बेनिफिट्स थे। ये ऐसे नहीं इतना पैसा बाहर रकम चली गई। यहाँ पे बकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, नैब था और बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व थे। खरल साहब एक सेकंड, ब्रिगेडियर साहब कुछ कह रहे हैं आप? नादिया देखें, उस वक्त जब ये केस को क्लोज कर रहे थे जी कि हमने नहीं प्रॉप करना, उसी वक्त ब्रॉडशीट से डील कर लेते। ठीक है, आपने थोड़ा सा काम किया, रिकवरी हमें नहीं हुई है, आपने सिर्फ निशानदेही की है, तो हम आपको 1 मिलियन या 500 या 1 मिलियन या 1.5 मिलियन $2 मिलियन दे देते हैं। आपने अपना काम किया है और उनसे इन राइटिंग लेके क्लीन चिट कर लेते। यहाँ पर कहीं ना कोई जाती मफाद रहा है जो टिल में $26 मिलियन जो गए हैं अकाउंट में, कहीं डील है और वो जाहिर है वो नहीं बताएंगे ब्रॉडशीट वाले, क्योंकि ये मिली भगत है और ये हमारे मुल्क में हम अक्सर कर सकते हैं, हुआ है और अल्टीमेटली आप देखेंगे ये चीज निकलेगी इस इंक्वायरी के अंदर से। ठीक है, लास्ट कमेंट अब आपसे लूंगी शौकत प्राची साहब। इस पेमेंट के अंदर भी किकबैक्स कमीशन ना निकले थे, पूरे मुझे बता देना किकबैक्स कमीशन इस पेमेंट के अंदर निकल आएंगी कि किस किस ने कितना कितना पैसा खाया, बाद में आपको मैं बता दूंगा। अभी आप देख लें, ये सारी कहानी निकल आएगी। ठीक है, जब पैसा यहाँ से गया, ट्रांसफर हुआ है, उसके अंदर किसने कितना हिस्सा लिया। ठीक है प्राची साहब, इसका हल क्या है? क्योंकि इससे जो नैब के कवानीन है उसमें तरमीम हुकूमत भी समझती है होनी चाहिए और अपोजिशन तो कह ही रही है होनी चाहिए। सलीम मानवी साहब वाला सलीम मानवी साहब की भी जो अभी स्पीच हमने भी देखी हो, सारे कुछ हुआ, लेकिन ये साथ मिलके बैठेंगे ये इस इदारे को ठीक करने के लिए? पहली बात तो ये है कि जो करंट नैब चेयरमैन है या जो टीम है, ये ब्रॉडशीट उनका नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है, वो इनका मैं लॉज की बात कर रही हूँ। वो पे लॉज तो हमेशा से उनके लॉज है ना। दूसरी बात ये है कि जो लॉज वाली है उसकी तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखें ना, इसी गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाई ना एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, ऑर्डिनेंस फिर उसकी लेजिस्लेशन ना हुई तो लैप्स हो गया। इट मीन्स के इनको भी ज़रूरत थी कि तरमीम की जाए, क्योंकि ये समझते थे कि तरमीम की ज़रूरत है। अभी तो है ना तसादम, कन्फ्रंटेशन, डू और डाई की सिचुएशन बनी हुई है। ये तो कोई कहीं थोड़ा बहुत ब्रेक थ्रू हो, जैसे इलेक्शन लॉज की ज़रूरत है, इसकी नैब लॉज में तरमीम की ज़रूरत है, अभी मुझे नहीं लग रही। लेकिन अल्टीमेटली अगर कभी जैसे सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, खुदा करे हम तो यही चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं, हम किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं जो एक आईनी जिम्मेदारी है हम सब की। सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत की या सियासी जमातों की, सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क को एक ऑर्डर में आगे लेके जाएं। तो अच्छी बात है कि सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े खुश थे वहाँ पर
थर में खड़े रशीद के होके जिगर खुशियां मना रहे हैं, नहीं, वो जश्न जो मना भी रहे हैं। है मेरे लिए तो अरबाब गुलाम रहीम का हारना इज़ अ बिग न्यूज़, इज़ अ बिग न्यूज़, क्योंकि वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया और यकीनन वो उन्हें खुश होना चाहिए। ये एक ऑर्डर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। सेनेट के इलेक्शन होंगे, ठीक एक है। पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद खुदा करे कोई रास्ता निकले, बातचीत हो। सेनेट में अक्सरियत भी हो जाएगी, पीटीआई के लिए थोड़ी आसानियां भी हो जाएंगी, नहीं, क्योंकि नॉट सेनेट में भी नेसेसरली, ये इस पे जब आप प्रोग्राम करेंगी फिर मैं चले, आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। चले वो सिचुएशन भी पूछेंगे। खरल साहब जरा मुझे बताइएगा कि जब ये बात हुई कि पीडीएम अब सेनेट के इलेक्शन में भी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि मुश्तरका चेयरमैन लाने की भी अटैम्प्ट होगी, कामयाब होंगे? हो सकते हैं सारी जमातें यकसुई के साथ एक फैसला कर लेंगी? पहले तो माज़ी में पहले मिसाल नहीं आपने देखी। जब इनके पास अक्सरियत थी उस वक्त ये कामयाब नहीं हो सके, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में देख लिया चेयरमैन सेनेट के पास, तो अब जबकि पीटीआई के पास मजीद सीटें आ जाएंगी और उनके पास मजीद कम हो जाएंगी, तो किस तरह कामयाब हो सकते हैं? ये एक है और नई और ट्रक की बत्ती है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया असद खरल साहब आपके टाइम का। ब्रिगेडियर आरिस नवाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज हमने बड़ा डिस्कस की, बड़ा डिटेल डिस्कशन हुआ। ब्रॉडशीट का जहाँ तक मामला है तो गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई है, बड़ी उम्मीदें उससे वाबस्ता है कि वो सवाल जो हमारे जहनों में हैं, जो हमारे पैनलिस्ट, जो एनालिस्ट, जो जर्नलिस्ट, उन तमाम सवालों के जवाब आने ज़रूरी हैं। अब देखना ये है कि उसकी रिपोर्ट क्या आती है और रिपोर्ट में वो सारे सवाल के जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। नादिम मिर्जा को दीजिए प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।